मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम होता है शॉबी। और यहाँ पर वो सो रही थी तो फिर वो अपने बाजू वाले बेड में चेक करने लगती है कि उसका हस्बैंड लू तो अभी तक नहीं आया। फिर वो बताती है कि कुछ दिनों से लू अपने घर पर टाइम से नहीं आ रहा है और ना जाने वो रात कहाँ पर स्पेंड कर रहा है। इसके बाद में वो मॉर्निंग में जा रही होती है अपने ऑफिस के लिए, तो लू नीचे ही बैठा होता है और वो उसे रोक लेता है और उससे बोलने लगता है कि मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। लेकिन शॉ भी बोलती है कि अभी नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो फिर मिस्टर लू उससे कहने लगता है कि ये जो बात है वो तुम्हारे और मेरे फ्यूचर से रिलेटेड है। ये सुनते ही शॉ से समझ जाती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है और यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हो। तो मिस्टर लू से हाँ बोलता है और कहने लगता है कि तुम्हें जो भी कंपनसेशन चाहिए वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पर शॉ भी उसे मना कर देती है और मिस्टर लू से बोलने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये बंगलो और साथ ही ईस्ट एशियन वाली प्रॉपर्टी और सेकंड कंपनी तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। ये सारी चीज़ें सुनकर शॉबी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलने लगती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं चाहिए, मेरे पास रहने के लिए घर है, मैं खुद का ध्यान खुद से रख सकती हूँ। इतना बोलकर वो चली जाती है और बेचारी बहुत रोने लगती है। फिर हमें पास्ट का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक रात को शॉबी ने कॉल किया था मिस्टर लू को पूछने के लिए कि आखिर वो कब तक घर आएगा क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर उसका कॉल एक लड़की उठाती है जिसका नाम शिन होता है और उसका नाम सुनते ही हमारी शॉ भी उसके कॉल को कट कर देती है और हमें बताने लगती है कि शिन मिस्टर लू का फर्स्ट लव है। तो फिर उसे लग रहा होता है कि वो उसके फर्स्ट लव के बीच में आ रही है और ये बात को याद करते हुए बहुत ही रोने लगती है। और तो और उसकी आज 3rd एनिवर्सरी भी होती है। फिर इसके बाद में मिस्टर लू जब अपने कैबिन में होता है तो फिर उसका असिस्टेंट आकर उससे साइन करवाने लगता है सारे के सारे एग्रीमेंट्स पर। यहाँ पर फिर वो उसे बताने लगता है कि कल ही आपकी वाइफ ने रिजिग्नेशन डाल दिया था। मिस्टर लू सोचने लग जाता है कि मैंने तो बस डिवोर्स की बात करी थी, इसने रिजिग्नेशन क्यों डाला। तो वो अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है क्या तुमने रिजिग्नेशन को अप्रूव कर दिया। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, एचआर को आपका और मैडम का रिलेशन पता है। तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें मैडम के डिसीजन को अप्रूव कर देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे उसे अप्रूव कर दिया। ये बात सुनते ही लू को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में वो मस्त आराम से अपने घर में बैठी होती है जहाँ पर उसे लू का टैक्स आ जाता है। तो फिर वो उससे कहने लगती है कि बातें घुमाना बंद करो और मुझे ये बताओ कि हम डिवोर्स किस दिन ले रहे हैं। फिर इसके बाद में वो नेक्स्ट वीक के बारे में बात करता है और हम उन्हें डिवोर्स सर्टिफिकेट लेते हुए देखते हैं जहाँ पर उनका मैरिज कैंसिल कर दिया जाता है। लू उससे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करना चाहता हूँ, लेकिन शॉबी उन्हें साफ मना कर देती है और ये डिवोर्स वाला पेपर लेकर लू सीधा चला जाता है अपने मॉम डैड के पास और उन्हें कहने लगता है कि अब तो आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है, तो अब आपका टाइम आ गया है, जहाँ पर आपने जो कहा था अब वही करेंगी। ये डिवोर्स पेपर देखकर उसके मॉम डैड को बहुत ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मिस्टर लू सचमुच डिवोर्स ले लेंगे। और इसके बाद में वो कॉल लगा लेती है अपनी बेस्टी मिमी को और उसको बताने लगती है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत ही मन कर रहा है और तुम्हें पता है मैंने जो बुक लिखी थी वो एक नॉवल बहुत ही जल्दी मार्केट में आने वाली है। ये बात सुनते ही उसकी फ्रेंड मिमी को बहुत ही अच्छा लगने लगता है। मिमी उसे बताने लगती है कि कुछ दिनों पहले मैंने लू को देखा था, लेकिन ना जाने क्यों वो मुझे उदास दिख रहा था और मुझे वो इग्नोर करके चला गया। ये चीज़ सुनते ही शॉबी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन शॉबी उसे उसके डिवोर्स वाली बात नहीं बताती। इसके बाद में यहाँ पर हम शॉबी को देखते हैं जो घूमने के लिए निकल रही थी, लेकिन सामने से उसे मिस्टर लू देख जाता है तो वो पीछे से भागने लगती है। लेकिन वो खुद को समझाती है कि हमारे डिवोर्स को पूरे 7 मंथ हो चुके हैं, तो मैं क्यों इससे भाग रही हूँ। यहाँ पर लू उसे कुछ भी बोलता उससे पहले उसके बाजू में एक लड़की आ जाती है। ये वही लड़की थी जिसका कॉल हमने शॉबी से सुना था और उसका नाम शिन होता है। फिर यहाँ पर वो उसे देखकर अपने मन में बोलने लगती है कि 7 मंथ हो गए, तभी मैं सोचूं कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर यहाँ पर वो उसके पेट को नोटिस करती है और उससे पूछती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो फिर वो कहती है कि हाँ, मैं मिस्टर लू के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनते ही शॉबी समझ जाती है कि अब मैं समझी ये हर रात इतनी देर से क्यों आया करता था। फिर यहाँ से वो जाने लगती है जहाँ पर लू से रोकते हुए कहता है कि इसके पीछे एक रीज़न है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
हूँ, लेकिन वो उसे बोलने लगती है कि तुम इस बच्चे के होने वाले डैडी हो, तो फिर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हारे और मेरे बीच में रिलेशन कुछ भी नहीं है। और जैसे ही वो यहाँ से जा रही थी, हम सामने से एक मास्क और चश्मे पहने वाले लड़के को देखते हैं जो उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर वो उसे देखकर समझ जाती है कि तुम तो वही हो ना जो मुझे एयरपोर्ट पर मिले थे। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं वही हूँ। इसके बाद यहाँ पर वो लड़का उससे पूछने लगता है कि पीछे क्या तुम्हारा एक्स खड़ा है। शॉबी उसे हाँ बोलती है। फिर यहाँ पर वो उसे कंधे पर हाथ रख कर कहता है कि बेबी क्या तुम मुझे अपने एक्स से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी। इतने में ही यहाँ पर उसका बच्चा आ जाता है जो उसे डैडी बोलने लगता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। यहाँ पर लू तो पूरा ही कंफ्यूज रहता है। फिर शॉबी भी उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है जहाँ पर वो लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं। और शॉबी भी सोच रही थी कि जब हमारी शादी हुई थी तब से ही वो मुझ पर चीट कर रहा है। और यहाँ पर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं जहाँ पर वो छोटा सा बच्चा उसे बोलने लगता है कि दीदी आप कब तक रोती रहोगी, जब भी मैं आपको देखता हूँ आप रोती रहती हो। अगर आपको रोना ही है तो फिर मेरे डैड के कंधे पर रोना। ये बात सुनते ही शॉबी हंसने लगती है जहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम्हारा बेटा तो बहुत ही प्यारा है। लेकिन यहाँ पर वो लड़का उसे कुछ बोलने वाला था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद में उसका बेटा उसे समझाने लगता है कि आप तो अपनी लाइफ में सचमुच जीत चुकी हो क्योंकि आपने अपने एक्स को इग्नोर किया है। फिर यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि आज जो भी हुआ वो अपनी मॉम को मत बताना लेकिन अच्छी तरीके से। तो उसका बेटा बोलने लगता है कि मैंने तो अपनी मॉम को ऑलरेडी अपना लोकेशन भेज दिया है। ये सुनते ही शॉबी डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पर उस लड़के का नाम जाओ होता है। बाद में वो जाओ अपने बेटे पर चिल्लाने लगता है। फिर इसके बाद में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और वो शॉबी के दरवाजे पर खटखटा रहा होता है। शॉबी सोच रही थी कि वो दरवाज़ा खोले या नहीं, लेकिन फाइनली वो दरवाज़ा खोल देती है जहाँ पर लू अंदर आ जाता है और उसे बोलने लगता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ डिवोर्स लेने के लिए एग्री क्यों किया। यहाँ पर शॉबी मन में सोचने लगती है कि खुद ही डिवोर्स का बोलकर मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, खुद ही तो मेरे पास आया था डिवोर्स लेने के लिए और मुझसे ही सवाल पूछ रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसके सामने रोने लगता है और तो वो उसे किस करने लगता है जहाँ पर शॉबी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। और यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि लू ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। यहाँ पर लू उससे पूछने लगता है कि कल जो लड़का था वो कौन था और तुम्हारा और उसका क्या रिलेशन है। शॉबी उसे बोलने लगती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन लू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं उसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने ही नहीं दूंगा। और वो बच्चा तो उसे डैडी बुला रहा था। तो शॉबी कहने लगती है कि वो मेरा मैटर है और मेरी लाइफ है, तुम और मैं 7 मंथ पहले ही अलग हो चुके हैं, तो मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी करूँ इससे तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और मैं वो नहीं करूँगी जो तुम मुझे करने के लिए बोलोगे। मेरे मन में जो आएगा मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। यहाँ पर बाद में बेचारा लो इमोशनल होते हुए नीचे बैठ जाता है जहाँ पर शॉबी उसे बाहर निकाल रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो देखती है कि शिन का उसे कॉल आ रहा है। तो फिर वो उस कॉल को उठा लेती है और उसे कहने लगती है कि वो अब सो चुका है, तुम कल कॉल कर सकती हो। और ये सेम लाइन होती है जो लाइन शिन ने उसे उस दिन कॉल पर कही थी। फिर इसके बाद में सुबह वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है जहाँ पर लू आकर उस पर गुस्सा होकर बोलने लगता है कि कल रात तुमने शिन के फ़ोन को आंसर क्यों किया था। तो फिर वो उसे कहने लगती है कि शिन तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, तो मुझे लगा कहीं उसे कुछ हो ना जाए इसीलिए मैंने कॉल करके उसे इन्फॉर्म कर दिया। यहाँ पर लू को गुस्सा आ जाता है, वो उसे कहने लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे स्ट्रेस आ सकता है और उसे हमारे बीच का रिलेशन पता है। तो फिर शॉबी उसे बोलने लगती है कि अगर इतनी प्रॉब्लम है तो फिर कल रात को यहाँ पर क्यों आ रहे थे रोते हुए, मेरे पास आते ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं। फिर यहाँ पर लू उससे कहने लगता है कि देखो तुम मेरे आने वाले बच्चों को हार्म नहीं पहुँचा सकती। यहाँ पर शॉबी को गुस्सा आ जाता है और वो ब्रेकफास्ट वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर यहाँ पर लू पहुँच जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पर हम शिन को देखते हैं और शिन उसे बोलने लगती है कि ना जाने मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस बच्चे को अवॉइड करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन लू उसे अबॉर्शन से मना कर देता है। तो वो उससे कहने लगती है कि अगर मैंने इस बेबी को रखा तो मैं काम पर नहीं जा पाऊंगी। तो लू से कहता है कि तुम काम की चिंता मत करो, तुम खाली अपनी हेल्थ और बेबी की हेल्थ पर फोकस करो। फिर वो उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, कल रात को मुझे ऐसे कॉल नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम शॉबी के साथ में थे। बेचारी शॉबी को बुरा लगा होगा कि ये सारी बातें करना बंद कर दो। फिर शिन उससे कहती है कि तुम सच में इस बेबी को इस दुनिया में लाना चाहते हो ना। मिस्टर लू से कहने लगता है कि हाँ, मैं इस बेबी को इस दुनिया
दुनिया में लाना चाहता हूँ और मैं सबसे अच्छा डैड बनकर रहूँगा। फिर यहाँ पर हम बाद में रात का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओबी अपनी बेस्टी मिमी और उसकी एक मेल फ्रेंड हो के साथ में होती है। यहाँ पर तो वो लू को गालियाँ दिए जा रही थी कि उसे क्या लगता है कि मैं जानबूझकर उसे स्ट्रेस दिलाना चाहती हूँ। मुझे तो टेंशन हो गया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए बस मैंने उसे कॉल करके आंसर कर दिया और उसे लगता है कि मैं उसके बेबी को मारना चाहती हूँ। आखिर वो मुझे ये सब कैसे बोल सकता है। मिमी यहाँ पर उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बोलती है और यहाँ से जाने लगती है। फिर एक आदमी होता है जो वहाँ से गुजर रहा था जहाँ पर वो लू का नाम सुन लेता है और शाओबी उसे बहुत बुरा भला बोले जा रही थी। वो केबिन के अंदर जाता है और अपने फ्रेंड को बताने लगता है कि लोग गैस करो कि अभी क्या हुआ होगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने किसी को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना और वो तुम्हारे बारे में बहुत ही बुरा भला बोल रहा था। यहाँ पर लू बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसे बताने लगता है कि वो तुम्हारी एक्स वाइफ थी और उसके साथ में एक बंदा था जो तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। यहाँ पर उसका दूसरा फ्रेंड उसके फ्रेंड को टपली मारकर बोलता है कि तुम्हें पास्ट की चीज़ें निकालना ज़रूरी था क्या, और मिस्टर लूट कर चला जाता है उन दोनों को देखने के लिए। यहाँ पर तो शाओबी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और लू आकर उसे ड्रिंक करने से मना करता है और वही वाला ड्रिंक पी जाता है। तो शाओबी बोलने लगती है कि मुझे भी ड्रिंक करना है, जहाँ पर लू उसके लिए अलग से ड्रिंक बनाता है और वो उसे दे देता है। शाओबी उसे आधा पीती है और आधा उसके पैर पर गिरा देती है। यहाँ पर उसके फ्रेंड को लगता है कि लू को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन लू को तो ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आता। वो उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि तुम ज़्यादा ड्रिंक मत किया करो, लेकिन फिर भी तुमने आज ड्रिंक किया। फिर शाओबी उसे मन में बोलने लगती है कि मुझे याद तो है कि इसने कहा था कि ज़्यादा ड्रिंक करना मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो तो मेरी फिक्र नहीं करता तो मैं उसकी बात क्यों सुनूं। और यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँगी और मुझे पास्ट की बातें याद नहीं है और मुझे ये भी याद नहीं है कि तुम कौन हो। फिर यहाँ पर लू से कुछ नहीं बोलता और फिर वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन शाओबी उसे मना करने लगती है। फिर यहाँ पर वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है जहाँ पर वो बेचारी शाओबी की हेल्थ पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। जहाँ पर लू से कहता है कि और ड्रिंक करना चाहोगी, तो फिर यहाँ पर बाद में वो कहने लगती है कि मैं वापस से कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगी। यहाँ पे हम लू को देखते हैं जो बताता है कि पास्ट में भी ये ठीक ऐसे ही करती थी, ज़्यादा ड्रिंक कर लेती थी, फिर रिग्रेट करती थी और फिर प्रॉमिस करती थी कि मैं वापस से कभी ड्रिंक नहीं करूँगी, लेकिन हर बार ऐसे ही होता था। फिर यहाँ पर वो उसे हक करने जा रहा होता है, लेकिन शाओबी उसे अपने से दूर करने लगती है और बोलती है कि नहीं, तुम मुझे टच भी मत करो, मैं तुमसे बहुत ही अनकंफर्टेबल हूँ, तुमने मुझ पर चीट किया है और शिन के पेट में तुम्हारा बच्चा है। यहाँ पर वो उसके साथ में झगड़ने लगती है जहाँ पर लू से ज़बरदस्ती हक करता है और कहता है कि मैं पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तो और मैं उस सिचुएशन को तुम्हें यहाँ पर शिन कॉल लगा देती है लू को और उसे बोलने लगती है कि प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और यहाँ पर वो चिल्लाने की आवाज़ सुन लेती है शाओबी की और उसे कहने लगती है कि प्लीज़ आ जाओ। शाओबी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। फिर यहाँ पर शाओबी दरवाजे को तोड़ देती है और अंदर आती है जहाँ पर उस बेचारी के हाथ में तो खून भी आने लगता है। फिर यहाँ पर वो शिन को ठीक ठाक देखती है और इस पर गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर उसके हाथ पर जो खून होता है वो शिन के कपड़े पर लग जाता है। फिर यहाँ पर वो चली जाती है उस पर गुस्सा करते हुए और यहाँ पर शिन घर पर होती है तो फिर वो शाओबी का जो सूज होता है वो निकालती है और उसका जो मार्क होता है उसे अपने कपड़े पर लगा लेती है। शाओबी यहाँ से जा रही होती है तो उसे लू दिख जाता है और वो सोचने लगती है कि आखिर लू यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर बाद में वो उसे ज़बरदस्ती लेकर घर में चला जाता है। शाओबी घर को तहस नहस देखकर हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो ये घर एकदम साफ़ सुथरा था, अचानक से ये सारी चीज़ें इतनी बिखरी हुई कैसे हैं। फिर बाद में वो उससे कहने लगती है कि विश्वास करो मैंने ये नहीं किया, लेकिन लू से बोलने लगता है कि पहले मैं शिन को लेकर हॉस्पिटल जाऊँगा, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे और यहाँ से वो चला जाता है। फिर यहाँ पर जब वो हॉस्पिटल में रहता है तो फिर उसका फ्रेंड उससे बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हद से ज़्यादा उसके पेट में दर्द होता है और तो जो वो उसका खून वहाँ पर है वो उसका खून नहीं है, मैंने अभी अभी टेस्ट करके देखा। फिर यहाँ पर लू को शक आने लगता है। इसके बाद में वो लोग अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर लू उसे सारी बातें बताने के लिए बोलता है और कहता है कि ये जो खून है वो तुम्हारा नहीं है। तो वो उसे सब कुछ बता देती है कि हाँ मैं वॉशरूम गई थी जहाँ पर मैं अपने आप ही गिर गई थी। फिर बाद में शाओबी ने अपने हाथ से दरवाजे को तोड़ा जिस वजह से उसके हाथों में स्क्रैच आ गए थे। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे डिस्टर्ब करूं। मुझे लगता है कि मुझे इस बच्चे को अकेले ही पालना चाहिए क्योंकि मैं बार बार तुम्हें डिस्टर्ब किए जा रही हूँ। लेकिन लू से कह देता है कि कोई बात नहीं, ये जो बच्चा है वो हमारी लू फैमिली का
कॉन्सियस है तो फिर उसका ध्यान तो मुझे भी रखना होगा। और तो और यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि शाओबी को चोट जो लगी होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में शाओबी भी अपने कुशन पर मस्त लेटी होती है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो उससे बोलने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। शाओबी उसे सारी बातें बताती है। वो कहता है कि लगता है उसकी एक्टिंग स्किल कुछ ज़्यादा ही उसके काम आ रही है। आखिर में वो एक एक्टर जो है। फिर बाद में शाओबी उसे बोलने लगती है कि मैं भी एक राइटर हूँ, ये जो हरकतें करती है वो तो मैं भी नहीं सोच पाती। ऐसा लगता है मुझे इससे कुछ आइडिया लेना चाहिए और अपनी बुक में उतार लेना चाहिए। और आई बड़ी एक्ट्रेस कितनी गंदी एक्टिंग करती है झूठ बोलने की। फिर यहाँ पर वो सोने लगती है तो फिर वो उसका घर क्लीन करता है। इतने में ही वहाँ पर लू आ जाता है तो फिर वो उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर लू देखता है कि उसके हाथों में चोट लगी हुई है तो फिर वो आकर उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। और तो उसके फेस को देखे जा रहा था कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में कभी भी इसे इतनी शांति से सोते हुए और मुस्कुराते हुए नहीं देखा। यहाँ पर शाओबी बोलने लगती है कि हुओ तुम क्या कर रहे हो। लू उससे कहता है कि मैं हुओ नहीं हूँ, ज़रा अपनी आंखें तो खोल कर देखो। शाओबी उसे देखकर यहाँ से जाने के लिए बोलती है लेकिन लू उसे यहाँ से जाने से साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। शाओबी उसे बोलने लगती है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो लू उससे कहने लगता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। शाओबी उसे बोलने लगती है कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं सचमुच उसे जिंदा ही मार डालती, लेकिन मैं बस उस बच्चे की वजह से चुप हूँ। लू से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं अपनी पास्ट बात को क्लियर करने के लिए आया हूँ और 3 डिमांड्स है मेरी। शाओबी बोलती है कि तुम कौन होते हो डिमांड्स करने वाले। लू से बोलने लगता है कि पहली चीज़ तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि बाहर कोई भी कहे यहाँ पर तुम्हारी एक्स वाइफ रहती है, ना कि तुम्हारी होने वाली न्यू वाइफ। और साथ ही साथ मेरी सेकंड डिमांड कि तुम हर मंथ जाकर मेरी ग्रैंडमा से मिलोगी। शाओबी बोलने लगती है कि तुम्हारे मॉम डैड को तो हमारे डिवोर्स के बारे में पता है ना, तो फिर ग्रैंडमा को क्यों नहीं। लू से बोलने लगता है ग्रैंडमा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है इसीलिए मैंने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया। और डिमांड नंबर 3, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मर्द के आसपास घूमो। ये चीज़ सुनकर तो शाओबी को गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है कि भूल जाओ कि मैं तुम्हारी ये सारे डिमांड्स फुलफिल करूँगी। और रही बात इन सारे डिमांड्स की तो मैं क्यों पूरा करूँ, हमारा डिवोर्स कब का हो गया है, तुम मुझ पर ऑर्डर नहीं चला सकते। अब ये मेरी खुद की लाइफ है, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स क्यों फॉलो करूं। यहाँ पर बाद में वो बोलने लगता है कि प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो। शाओबी बोलती है ठीक है मैं भी डिमांड्स करूँगी और वो सिर्फ एक ही डिमांड होगा, अगर तुम उसे पूरा करोगे तो मैं तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी करूँगी। और यहाँ पर शाओबी एक लौता डिमांड्स कर रही होती है कि वो शिन से दूर रहे। लू उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। शाओबी बोलती है कि देखा खुद तो डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते और आए बड़े मुझ पर हुक्म चलाने वाले। फिर वो उससे बोलने लगता है कि उसके पेट में मेरा होने वाला बच्चा है जो लू फैमिली का टैग बिलोंग करेगा, इसीलिए मुझे आए दिन उसका ध्यान रखना पड़ता है। इतने में ही उसे शिन का कॉल आ जाता है जहाँ पर शाओबी उनकी बातों को सुन लेती है और तो लू से बहुत ही रूडली बात करता है कि तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, तुम बस खुद का और उस बच्चे का ध्यान रखो और मेरे बारे में पता करना बंद कर दो और अपनी हद में रहो। यहाँ पर शाओबी भी सोचने लगती है कि मुझे तो लगा था कि इनका रिलेशन बहुत ही लबी डबे कपल जैसा होगा, लेकिन वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड है। यहाँ पे वो अपने बेडरूम में चली जाती है और हुओ को कॉल लगा देती है और कहने लगती है कि तुम कैसे फ्रेंड हो, तुम मुझे मेरे एक्स हस्बैंड के पास छोड़कर कहाँ चले गए। वो बोलता है कि उसे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। शाओबी बोलती है कि उसकी इंपॉर्टेंट बात गई भाड़ में, मैं तो तुमसे बात कर रही हूँ ना, तुम्हें उसे और मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो उसे समझाने लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा लू नहीं है, तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए और थोड़ा समय भी। शाओबी बोलती है कि तुम मेरे फ्रेंड हो या उसके फ्रेंड हो, इतनी जल्दी तुमने साइड भी बदल दिया, तुम्हें पता है ना कि शिन उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। यहाँ पर वो हंसते हुए बोलता है कि तुम पक्का एक स्क्रिप्ट राइटर हो जो इस तरह की बातें कर रही हो। इतना बोलकर वो फ़ोन को कट कर देता है और शाओबी सोचने लगती है कि कल तक तो वो उसके अगेंस्ट अचानक से वो लू की बातों में कैसे आ गया। फिर बाद में शाओबी अपनी दोस्त मिमी से बात कर रही होती है और वो उसे कहने लगती है कि मैं अपनी मॉम के घर जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए और मैं कुछ दिन वहीं पर रहूँगी। मिमी कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम को शक हो जाएगा। शाओबी उससे कहने लगती है कि टेंशन मत लो, मेरी मॉम को इस बारे में मैं पता लगने नहीं दूंगी और रही बात पता लगने की तो एक ना एक दिन मैं उन्हें सामने से ये सारी बातें बता दूंगी। और शाओबी पहुंच जाती है अपनी मॉम के घर में जहाँ पर उसकी मॉम उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे हक करने लगती है। फिर शाओबी हमें बताती है कि ये जो उसकी मॉम है वो उसकी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है, उसकी मॉम ने उसे अडॉप्ट किया था और तो उसकी शादी भी करी थी जहाँ पर उसकी मॉम ने उसके बाद भी कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं किया और ना ही जन्म दिया और वो शाओबी को अपनी
इकलौती बेटी मानती है और अपनी पूरी लाइफ टाइम वो उसे खुशियाँ देती है और वही उसकी वीक पॉइंट भी है। और उसकी मॉम उससे बोलने लगती है कि आई हो तो 3-4 दिन तो कम से कम रुकोगी ना, मैं नहीं चाहती कि तुम आज के आज वापस चले जाओ। फिर शाओ भी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर 1 मंथ में रहूँगी। ये सुनते ही उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि 1 मंथ इतना ज़्यादा, तुम्हारी मदर इन लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? शाओ भी बोलती है कि नहीं, मैं उन्हें पता कराई हूँ। इतने में ही यहाँ पर लू का कॉल आ जाता है उसकी मॉम को, तो फिर वो उनसे बात करने लगती है, जहाँ पर उसकी मॉम शाओ को बोलती है कि देखा तुम्हारा हस्बैंड कितना जेंटलमैन और कितना काइंड हार्टेड है, वो मेक श्योर करता है कि तुम हमेशा सेफ रहो और देखो उसने कितनी सारी चीज़ें भिजवाई है। शॉ भी यहाँ पर सोचने लगती है कि ना जाने क्यों मेरी मॉम के साथ अभी भी रिलेशन कर रहा है, डिवोर्स तो हमने ले लिया है लेकिन मेरी लाइफ में मेरे लोगों का ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। फिर यहाँ पर वो सोने के लिए जाती है और उसकी मॉम उससे पूछ लेती है कि मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है और तुम बहुत ही उदास हो, कहीं कुछ ज़्यादा सीरियस बात तो नहीं है? तो शॉ भी उन्हें कहती है कि हाँ, मैंने अपनी कंपनी में अपना जॉब छोड़ दिया है, तो बस मैं इसी टेंशन में हूँ कि मैं आगे अब क्या करूँ। उसकी मॉम उसे दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलती है। शाओ भी कहती है कि मेरा पैशन जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग का है, इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो बस मैं उसी उलझन में पड़ चुकी हूँ। उसकी मॉम बोलने लगती है कि टेंशन मत लो। शाओ भी उनसे पूछती है क्या इनिशियल स्टेज पर आपके साथ भी इतनी सारी डिफ़िकल्टी आई थी? उसकी मॉम कहने लगती है कि हाँ, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। फिर शाओ भी हमें बताने लगती है कि इसकी मॉम का डिवोर्स हो चुका है क्योंकि इसके जो डैड थे वो किसी और से प्यार करते थे। इसी तरह मेरा हस्बैंड भी किसी और से प्यार करता है, तो एक ना एक दिन तो मेरे साथ ये होना ही था। और रात के समय शाओ भी यहाँ पर उससे टेक्स्ट कर देती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मेरा पीछा छोड़ दो। फिर यहाँ पर वो सोचने लगता है कि लगता है ये सचमुच में मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है और ये मुझे भूल चुकी है। नेक्स्ट डे लू आ जाता है उसके घर पे उसकी मॉम के लिए गिफ्ट लेकर। शाओ भी सोचने लगती है कि एक बार फिर से मुझे हंसने का नाटक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर उसकी मॉम शाओ भी को ज़बरदस्ती लू के बाजू में बैठा देती है। शाओ भी उठने की कोशिश करती है लेकिन लू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ से जाने नहीं देता है। और उसकी मॉम उसे बताने लगती है कि देख रही हो लू तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें सेकंड डे ही मिलने आ गया। लेकिन शाओ भी यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं कहती और बात को पलटते हुए कहती है कि मॉम लंच बनाने का टाइम हो गया है, तो आपको नहीं लगता हमें लंच बनाना चाहिए? उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि हाँ, मैं बाहर जाकर ग्रोसरीज का सामान लेकर आ जाती हूँ, तब तक तुम दोनों बैठकर बातें करो। और यहाँ पर वो बाद में उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम हमेशा मेरी लाइफ में रहोगी। शाओ भी उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, क्या तुम्हें ये बोलते हुए ज़रा सी भी शर्म आ रही है? क्योंकि तुम्हारा और मेरा डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स नहीं होता तो तुम ये बोल सकते थे, लेकिन तुम खुद आए थे मेरे पास डिवोर्स वाली चीज़ लेकर। लू यहाँ पर उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसकी अपनी सिचुएशन होती है। फिर फाइनली शाओ भी अपने घर से यानी कि अपनी मॉम के घर से जाने लगती है और उसकी मॉम उससे कहती है कि ऐसे आया करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और शाओ भी अपनी नई जॉब पर आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो सामने एक लड़के को देखती है और सोच में पड़ जाती है। फिर उसे याद आता है कि ये तो जाओ है। जाओ बोलता है कि ठीक पहचाना। शाओ भी कहती है कि वो एक्चुअली तुमने मास्क नहीं पहना ना, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हारी मूवी में लीड एक्टर प्ले कर रहा हूँ। शाओ भी ये सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद में मिस्टर लू जब अपने ऑफिस के कैबिन में होता है, वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि शिन क्या घर पर अकेली है, तो तुम्हें नहीं लगता कि कॉल करके तुम्हें उसके हेल्थ के बारे में पूछना चाहिए? मिस्टर लू यहाँ पर फ़ोन उठाता है और उसे देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है तो तुम खुद कॉल करके उससे पूछ लो। यहाँ पर उसका फ्रेंड समझ जाता है कि मेरा अंदाज़ा ठीक निकला और वो अभी भी अपनी एक्स वाइफ से प्यार करता है और इस बच्चे के चक्कर में ही वो उसे छोड़ रहा है। फिर यहाँ पर बाद में हमें एक ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक्ट्रेस मिया साथ ही साथ एक्टर जाओ होता है। शाओ भी यहाँ पर जाओ को सारा का सारा डायलॉग स्क्रिप्ट एक्सप्लेन कर रही होती है। यहाँ पर मिया की डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट बोलने लगती है कि तुम शाओ भी के गले में जो नेकलेस देख रही हो ना, वो एकदम लिमिटेड एडिशन वाला है। मिया बोलने लगती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो नेकलेस बस उसके ही पास होगी। उसकी स्टाइलिस्ट कहती है कि हाँ, पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक ही है और तो और वो उसे ही मिला है। लगता है ये बहुत
ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो मिया कहती है मैं क्या करूँ उसका, मुझे तो नहीं लगता कि ये रिच फैमिली से है, मुझे तो लगता है इसे किसी लड़के ने दिया होगा। देख रही हो किस तरह जाओ के साथ चिपक चिपक कर हंस कर बातें कर रही है। यहाँ पर बाद में सभी को मेंबर्स बैठकर साथ में लंच कर रहे होते हैं। मिया उन्हें बोलने लगती है कि अगर फिल्म के अकॉर्डिंग मैं एक क्लास एक्ट्रेस नहीं बनी तो फिर मुझे मेरे डैड वापस बुला लेंगे, जहाँ पर मुझे उनका बिजनेस संभालना होगा। फिर उसकी एक क्रू मेंबर बोलने लगती है कि आप टेंशन मत लो, आप एक क्लास एक्ट्रेस में आने वाली सबसे क्लोज वाली हो, आप जल्दी उस लिस्ट में आ जाओगी। फिर यहाँ पर वो लोग पूछने लगते हैं कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी मॉम बहुत ही अनकंफर्टेबल होगी शॉबी, क्योंकि तुम रोज यहाँ पर रहती हो। शॉबी कहती है कि नहीं, मेरी मॉम इस चीज़ को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। तो फिर बाद में मिया पूछने लगती है कि तुम्हारी मॉम करती क्या है, क्या वो कोई बिजनेस वूमेन है। शॉबी कहती है कि नहीं, मेरी मॉम एक ऑर्डिनरी वर्कर है। इसके बाद वो कहती है कि ओके, तो शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड बहुत ही रिच होगा। शॉबी कहती है कि नहीं, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही मेरा हस्बैंड है, दे देना। और यहाँ पर बाद में उसका मैनेजर वापस आता है जाओ से बात करने के लिए, और उसे बोलने लगता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने जानबूझकर पोस्ट डाला कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, तुम थोड़े से पागल हो क्या, कंपनी तुम पर कितना ज़्यादा गुस्सा करेगी। जाओ कहता है कोई बात नहीं, गुस्सा ही करेगी ना, वो मुझे कहाँ निकाल सकती है, और तो और वो सारे मैटर को भी सॉल्व कर देगी। जिस पर मैनेजर बोलता है कि हाँ वो हैंडल तो कर ही रही है बड़े टेंशन में आकर। और यहाँ पर वो बेचारी आराम से बैठी होती है, तभी उसकी बेस्टी मिमी का उसे कॉल आता है और वो कहने लगती है कि न्यूज़ देखा तुमने, तुम्हारी और एक्टर जाओ की फ़ोटोज़ वायरल हो रही है, जहाँ पर तुम्हारे हाथ पर बंधा हुआ रेड कलर का ब्रेसलेट उन लोगों ने पहचान लिया है और सबको पता चल गया है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। शॉ भी यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और मिमी से कहती है रुको मुझे फ़ोन देखने दो, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं तो आराम से सो रही थी। फिर यहाँ पर शॉ भी चली जाती है जाओ से बात करने के लिए और उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। जाओ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। फिर वो उसे याद दिलाती है कि तुम शादीशुदा हो। जाओ कहता है कि इसमें क्या हुआ, मैं डिवोर्स ले लूँगा। शॉ भी कहती है कि डिवोर्स लेना कोई आसान बात नहीं है। जाओ कहने लगता है कि इसमें क्या हुआ, तुम हो तो मैं तुम्हारे लिए 2-4 या हमेशा हमेशा के लिए डिवोर्स ले लेता सभी लड़कियों से और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहता। फिर यहाँ पर वो उससे कहती है कि देखो ये एक रियल मैटर है, तुम्हें सीरियस होना होगा। फिर बाद में जाओ से बताने लगता है कि तुम जिसे मेरा बच्चा समझ रही हो वो मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरे भाई का लड़का है, और तो अब मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं सिंगल हूँ, मुझे इतनी जल्दी बुढ़ा बनाना बंद करो। शाओ भी बोलती है कि सॉरी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर वो बोलता है कि अब तो तुम मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकती हो, लेकिन साओ भी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। इसके बाद में वो अपनी स्टाफ से मिलती है और उसकी स्टाफ उसे कहती है कि तुम इतनी आराम से क्यों बैठी हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि उनके फैंस तुम्हारे ऊपर चढ़ने लगेंगे। शाओ भी बोलती है कि जाने दो, जो होगा अच्छे के लिए होगा और कुछ दिनों में वो लोग ये सारी बातें भूल भी जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि तुम ये रेड कलर का ब्रेसलेट पहनने रखती हो, आखिर ये तुम्हारे लिए इतना प्रेशियस है और तुम इसे कब से पहनती आ रही हो। तो शॉ भी बोलती है कि इसे मुझे पहने हुए 10 साल के ऊपर हो गए हैं। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम तो बड़ी अच्छी निकली, तुम इतनी कीमती चीज़ को अब तक संभाल कर रखी हो। तो शॉ भी उसे हमें इसके पीछे की स्टोरी बताने लगती है, जहाँ पर जब वो छोटी थी और उसके डैड ने उसे ऑर्फनेज में छोड़कर चले गए थे और उसी ऑर्फनेज में लू भी होता है, जहाँ पर लू ने उसकी मदद की थी और उससे अच्छे से बात की थी। इसके बाद में उसे अडॉप्ट कर लिया गया था। तो फिर जाते वक्त शॉ भी ने उसे अपना रेड कलर का ब्रेसलेट दिया था, क्योंकि उसके पास 2 ब्रेसलेट होते हैं। इसके बाद में वो लोग कभी नहीं मिलते, सीधा कॉलेज टाइम में मिलते हैं, जहाँ पर शॉ भी खुद उसके सामने बात करने जाती है और उसे वो ब्रेसलेट बताती है और वो नोटिस करती है कि यहाँ पर तो लू बचपन में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और स्माइल किया करता था, लेकिन जब से वो बड़ा हुआ है वो बहुत ही कोल्ड हार्टेड हो गया है और ढंग से स्माइल भी नहीं कर पाता। इसके बाद में उसकी बेस्टी मिमी शॉबी को एक क्लब में लेकर आती है और वहाँ पर वो एक लड़के को भी लेकर आती है जो कि मेल एचआर होता है, जो क्लब में काम किया करते हैं। मिमी उसे बोलने लगती है कि मुझे लग रहा था कि तुम बहुत ही लोनली हो, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें गिफ्ट करूं, और मैं इस क्यूट से बॉय को लेकर यहाँ पर आ गई। इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम साई होता है। तो फिर वो बाद में उससे झगड़ने लगती है और उस लड़के से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर वो लड़का उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है
है कि आज मैं आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि मेरी पहली बुकिंग किसी और ने ही कर दी है। तो यहाँ पर सही चिल्लाने लगती है मिमी के ऊपर। फिर बाद में वो बोलती है, लेकिन यहाँ पर शाओ भी उसे बोलने लगती है कि मेरी बेस्टी पर चिल्लाना बंद करो, तुम इस लड़के से पूछ लो कि इसे तुम्हारे साथ जाना भी है या फिर नहीं। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो सीधा मार देती है थप्पड़ मिमी को, और उसकी बेस्टी शाओ भी ये देख नहीं सकती थी। फिर वो भी चली जाती है शाई के साथ झगड़ा करने के लिए, जहाँ पर उन तीनों में बहुत ही फाइट होने लगती है। और वहाँ का मैनेजर चला जाता है मिस्टर लू को ये सब बताने के लिए, और मिस्टर लू यहाँ पर उस रूम के अंदर आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर मिमी फटाक से शाओबी के आगे आ जाती है और उसे छुपाने लगती है। मैनेजर लू को सब कुछ बता देता है, जहाँ पर लू बोलता है ठीक है, आज जो कुछ भी हुआ इसे यहीं पर दफना देते हैं और मैं यहाँ का सारा कॉस्ट पे कर दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर वो बोलने लगता है कि तुम मेरे सामने आओगी या फिर नहीं। मिमी समझ जाती है कि उसने शाओबी को देख लिया है। फिर वो शाओबी के पास आता है, जहाँ पर वो उसके नेक पर मार्क देख लेता है और बोलता है कि ये किसने किया। तो शाई बोलने लगती है कि तुम्हारी वाइफ ने भी तो मुझे मारा है, यहाँ पर देखो कितना बड़ा स्क्रैच है। लू यहाँ पर गार्ड्स को बुलाता है और उस लड़की को वहाँ से भिजवा देता है और वो उससे पूछता है कि आखिर ये लड़का किसके लिए है। मिमी एक्साइटमेंट में बोल देती है कि मैंने तो ये शाओबी के लिए मंगवाया है। फिर यहाँ से लू उसे उठाकर घर ले आता है और उसे बेड पर पटक देता है। यहाँ पर वो उससे बोलने लगता है क्या उसने तुम्हें टच किया। शाओबी कहती है कि हाँ, तो इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वापस से मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। लेकिन यहाँ पर वो उससे कुछ भी नहीं सुनता और कहता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर वो अपनी टाई निकालता है और उसके हाथ को बांध देता है। इसके बाद वो उससे कहता है क्या उसने तुम्हें टच किया। वो उससे सेम सवाल पूछता है। शाओबी बोलती है कि मैं तुम्हारा जवाब नहीं देने वाली, और यहाँ पर बाद में वो उसे किस करना शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट डे, लेकिन लू बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। उसकी मॉम बोलती है आखिर तुम कब सुधरोगे, जब देखो तुम अपनी बात मनमानी करते रहते हो, कभी तो हमारी सुन लिया करो। मिस्टर लू बोलने लगता है कि देखो उसके साथ में शादी करना इम्पॉसिबल है और मैं उससे शादी अपनी लाइफ में कभी नहीं करूँगा। अगर दुनिया में आखिरी लड़की भी बची तो भी मैं सिर्फ और सिर्फ शाओबी से शादी करूँगा। इसके बाद में हम यहाँ पर शूटिंग वाले सीन पर आ जाते हैं, जहाँ पर शाओबी खड़ी होती है तो उसकी फ्रेंड आकर उससे बोलने लगती है कि वो देख रही हो उस हैंडसम से लड़के को, वो हमारी इस मूवी का इन्वेस्टर है। शाओबी बोलती है कि ये हमारी मूवी का इन्वेस्टर है, और वो यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि अब तो मुझे इससे मिलना ही पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि तुम चाहो तो जाकर मेरे वैन में रेस्ट कर सकती हो। यहाँ पर उसके फ्रेंड शाओबी को बोलने लगती है कि लगता है ये तुमसे डरती है और तुमसे इनसिक्योर फील करती है, उसे लग रहा होगा कहीं तुम उसकी स्पॉटलाइट ना चुरा लो, तो तुम वैसा ही करो जैसा वो कहती है। यहाँ पर शाओबी वैन में जाकर सो जाती है। फिर लू उसे ढूंढने लगता है और तो और मियाँ को लगता है कि वो उसे ही देख रहा है। असिस्टेंट आकर उसे कुछ बताता है तो फिर लू चला जाता है मियाँ से बात करने के लिए। फिर वो पूछता है क्या ये वैन तुम्हारी है। मियाँ कहती है हाँ। तो वो कहता है मैं कुछ टाइम इधर आराम करना चाहता हूँ, और वो उस वैन की तरफ चला जाता है। मियाँ यहाँ पर गुस्सा हो जाती है कि आखिर मैंने शाओबी को वैन के अंदर क्यों भेजा, और यहाँ पर वो नोटिस करता है कि शाओबी को बहुत तेज बुखार है। तो फिर वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, लेकिन शाओबी हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है। तो फिर लू अपनी पॉकेट से एक मेडिसिन निकालता है और उसे देने लगता है। फिर यहाँ पर दोनों रेस्ट करते हैं। इसके बाद में सभी क्रू मेंबर्स आ जाते हैं डिनर करने के लिए, जहाँ पर सभी लोग वाइन उठाकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर लू शाओबिन की वाइन उठा लेता है और उसके हाथों में पानी का ग्लास दे देता है। फिर वो लोग बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर लू शाओबी को सूप सर्व करता है। फिर यहाँ पर वेटर उसके ग्लास में और ड्रिंक डाल देता है, जहाँ पर शाओबी उसे पीने जा रही थी, लेकिन लू उस वाइन को ले लेता है। इसके बाद में शाओबी बोलने लगती है कि मिस्टर लू, आप चाहते नहीं है कि मैं आपको टॉस रेंज करूं, यानी कि चीयर्स करूं, लेकिन यहाँ पर वो उससे कहता है अगर तुम ज़्यादा ड्रिंक कर लोगी तो तुम घर कैसे जाओगी। सभी लोग बोलने लगते हैं कि मिस्टर लू अपने मेंबर्स का कितना ख्याल रखते हैं। तो शाओ भी बोलने लगती है उसके सेक्रेटरी से कि क्या कंपनी में ये तुम्हारा भी ऐसे ही ख्याल रखता है। उसका सेक्रेटरी झूठ झूठ बोलता है कि हाँ, वो ऐसे ही मेरा ध्यान रखते हैं, अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं। फिर यहाँ पर लू उसकी तरफ बढ़ता है और उसके कान में कुछ बोलता है, जहाँ पर उसके हाथ में पानी का ग्लास जो होता है वो गिर जाता है मिस्टर लू के ऊपर। फिर वो टिश्यू से उसे साफ करने लगती है और गलती से कहीं और टच हो जाता है, तो लू उसे मुस्कुरा कर देखने लगता है। यहाँ पर वो नर्वस हो जाती है, जहाँ पर उसके हाथ से लू का फ़ोन भी गिर जाता है और यहाँ पर वो बहुत ही एम्बैरेसमेंट में वॉशरूम चली जाती है। और तो उसकी फ्रेंड शिया भी उसके साथ चली जाती है। शिया उसे बोलने लगती है कि तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कर रही हो, वो हमारे इन्वेस्टर है, वो तुम्हें बहुत ही हल्के में ले रहा है, अगर
गलती से उसे गुस्सा आ गया ना तो वो इन्वेस्टमेंट समझो निकल जाएगी और तुम्हारी मूवी नहीं बन पाएगी। इसके बाद में वो कहती है कि तुम जाओ बाहर रुको, मैं आती हूँ। इसके बाद शिया बाहर आती है जहाँ शॉबी वो नहीं होती। शॉबी यहाँ पर होती है मिस्टर लू के साथ। यहाँ पर मिस्टर लू उसको वॉल के अगेंस्ट में पिन कर देता है और वो उसे किस करने जा रहा होता है, लेकिन शॉबी उसे मना करती है। फिर वो उसे कहने लगता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। शॉबी बोलती है कि मैं तुम पर यकीन नहीं करती, मुझे यहाँ से जाने दो। फिर यहाँ पर वो उसे बता देता है कि शिन के पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। तो वो उससे कहती है कि अब अगर मुझे तुम ये सब बता रहे हो तो जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने हाँ बोला था कि वो लू फैमिली को बिलोंग करता है। तो फिर वो कहता है कि हाँ बिलोंग तो करता है, लेकिन मैंने आज तक शिन को टच भी नहीं किया और वो मेरा बच्चा नहीं है। मैं यहाँ पर आज रात को 10 बजे वेसन जा रहा हूँ, मैं जैसे ही रिटर्न आऊँगा मैं तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा सही मौके पर। फिर यहाँ पर वो उसे हक करता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। शॉबिन उससे कहती है कि हम एक बार फिर से कोशिश कर ले तो भी मुझे नहीं लगता कि हम वापस पहले जैसे रह पाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए शिन हमारे बीच में आ ही जाएगी और मुझे वो सारे पास्ट ड्रामास वापस नहीं लाने हैं। फिर वापस से लू से सॉरी बोलता है। सिया यहाँ पर शॉबी से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा और उस इन्वेस्टर का क्या रिलेशन है। शॉबी उसे सब कुछ बता देती है कि वो मेरा एक्स हस्बैंड है। शिया पूछती है तो अच्छा तुम इसी बारे में बात कर रही थी। फिर यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम वापस से उसे शादी कर लो क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम दिखता है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझे ये सब बताते हुए, अगर मैंने तुम्हारे सीक्रेट्स लीक कर दिए तो। शॉबी बोलती है कि जाकर बता दो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर बाद में नेक्स्ट डे शॉबी और शिया बैठकर न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि फेमस एक्ट्रेस शिन का एक हस्बैंड है और वहाँ पर कोई लड़की है जो जानबूझकर बेचारे उसके हस्बैंड पर लाइन मार रही है और ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि शिन ने ही फैलाया होता है। और यहाँ पर मिया आ जाती है जो शॉबी की तरफ देखकर बोलने लगती है कि मुझे तो लग रहा था कि कोई मिस्टर लू को सेड्यूस करना चाह रहा है और किसी को लग रहा था कि मिस्टर लू उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन वो तो बस मजाक कर रहे थे। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर शिया को गुस्सा आ जाता है और वो मिया के पीछे जाने वाली थी, लेकिन शॉबी उससे कहती है कि जाने दो, उसे ये सारी चीज़ें नहीं पता है। यहाँ पर बाद में वो मेंबर आकर शॉबी को बोलने लगता है कि तुम घर कैसे जाओगी, बाहर सभी रिपोर्टर्स खड़े हैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए, मुझे तो लगता है शायद तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। फिर दूसरी ओर हम यहाँ पर देखते हैं शिन को जहाँ पर वो अपने पेट पर हाथ रखकर सोच रही थी कि मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिस वजह से लू मुझसे शादी कर ले और उसकी आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बन जाऊँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरी जितनी भी मेहनत थी वो सब वेस्ट हो जाएगी। शॉबी यहाँ पर अपने घर पर पहुंचकर सो जाती है। इतने में ही उससे मिलने के लिए लू आ जाता है। तो फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारा आज कैसे आना हुआ। लू कहता है तुम कब से सो रही थी, मैं कब से तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। शॉबी यहाँ पर फिर उसे पानी देती है। लू बोलता है कि तुम इतनी काम डाउन क्यों लग रही हो और तुम्हें टेंशन नहीं आ रहा और तुम हाई पर भी नहीं लग रही हो। शॉबी उसे कहने लगती है कि मैं क्या करूँ, न्यूज़ फैली है तो फैलने दो। ऐसे भी जो फेक न्यूज़ होती है वो बहुत जल्दी फैलती है और अगर किसी ने मुझसे प्रूफ मांगा तो फिर मैं तुम्हारा डिवोर्स एग्रीमेंट दिखा दूंगी जहाँ पर मैं एक मिस्ट्रेस से सीधा एक्स वाइफ बन जाऊंगी और सभी लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे और एक चीटर कहकर बुलाएंगे। तो फिर वो उससे पूछता है कि फ़ोटोज़ अपलोड क्यों नहीं किए। शॉबी बोलती है कि मेरे पास वो डिवोर्स पेपर नहीं है, मैं उसे अपनी मॉम के घर छोड़कर आ गई हूँ इस वजह से। फिर यहाँ पर लू बोलता है कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। इसके बाद में लू घर पहुँच जाता है और वो शिन से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मीडिया के सामने आओ और सभी को सारी सच्चाई बताओ। तभी यहाँ पर शिन कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे होने वाले बच्चे का फ्यूचर का सवाल है, अगर किसी को पता चल गया तो वो ज़िंदगी भर बुली होता रहेगा। लू बोलता है कि देखो मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए मैं चुपचाप तुमसे एक बात करने आया हूँ, अगर मैं चाहता तो पुलिस कंप्लेन भी कर सकता था। शिन बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा जो न्यूज़ तुमने फैलाई है। यहाँ पर शिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, आखिर मैं तुम्हारी और तुम्हारी एक्स वाइफ के खिलाफ क्यों न्यूज़ फैलाऊंगी और इसमें मेरी भी तो बदनामी होगी। लू कहता है कि नाटक करना बंद करो। उसका असिस्टेंट सारे प्रूफ के साथ आ जाता है
और उस फ़ोन के भी साथ, और कहता है कि ये वही फ़ोन है ना जिसे तुमने ट्वीट किया था और तुम्हें लगता है कि मुझे पता भी नहीं चलेगा। वो फ़ोन के स्क्रीनशॉट और सारी चीज़ें देखकर तो शिन के होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ बाद में वो कहने लगती है कि प्लीज़ मेरे बारे में ये सारी चीज़ें मत बोलो। लू कहता है कि बस भी करोगी, मेरे पास वो डिटेक्टिव भी है जिसे तुमने मेरे पीछे लगा रखा है और हमेशा मेरा पीछा करने के लिए रखा है। तुम क्या चाहती हो, मैं सामने सामने से सारी चीज़ें एक्सपोज कर दूँ? यहाँ पर वो गलती से गिरने वाली थी जहाँ पर लू उसे पकड़ने वाला था। तो वो कहने लगती है कि देखा, अभी भी तुम मेरी फिक्र करते हो। तो लू बोलता है कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता, तुम्हारे पेट में होने वाले बच्चे की फिक्र करता हूँ। अगर उसे कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें डिसऑन कर दूंगा। और रही बात शॉबी की, तो उसे तुमने वापस से कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे और तुम्हें दोनों को डिसऑन कर दूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर बाद में मिमी और शॉबी साथ में बैठे होते हैं जहाँ पर वो लोग लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर वो मिमी बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें वापस से उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखो तो उसने कितना अच्छा न्यूज़ फैलाया है। जहाँ पर सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि एकदम सपने जैसी लव स्टोरी है तुम्हारी। यहाँ पर शॉबी उस न्यूज़ को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन वो सोचने लगती है कि शिन प्रेग्नेंट है, ये बात इसने मीडिया में क्यों नहीं फैलाई। इसके बाद में यहाँ पर लू जा रहा होता है अपने कार में, तो फिर असिस्टेंट उसे बताने लगता है हमने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया था जहाँ पर उन्होंने हमें बताया था कि मिसेस शिन को कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी मेंटली स्टेबल नहीं है। लू कहने लगता है कि ठीक है, इन सब बारे में हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लू और शॉबी भी बैठकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर लू के स्टमक में अचानक से पेन होने लगता है। तो फिर वो उसे मेडिसिन देकर आराम करने के लिए बोलती है। लू यहाँ पर सो जाता है तो शॉबी उसके असिस्टेंट को कॉल करके सब कुछ बताने लगती है। उसका असिस्टेंट भी उससे कहने लगता है कि मैं उन्हें 6 मंथ से कहता आ रहा हूँ कि चेकअप के लिए चले जाओ, लेकिन वो चेकअप के लिए नहीं जा रहे हैं। तो फिर शॉबी बोलती है ठीक है, कल इवनिंग का अपॉइंटमेंट बुक कर लो, मैं खुद उसके साथ आऊँगी और चेकअप करवा के जाऊँगी। इसके बाद में वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर लू का फ्रेंड होता है। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि अचानक लू ने चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट बना दिया, मैं कब से सोच रहा हूँ, मैं तो इसे 6 मंथ से बोलता आ रहा हूँ, लेकिन इसने मेरी बात सुनी नहीं और मैं समझ गया कि ज़रूर इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा, इसी वजह से ये चेकअप करवा रहा है। इसके बाद वो लू से कहती है कि मैं बाहर ही बैठी हूँ, तुम्हारा चेकअप हो जाए तो मुझे बुला लेना। यहाँ पर वो बाहर बैठी होती है। फिर दूसरी ओर से शिन और उसकी मॉम आती है, जिसे आता देख वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर शॉबी का फ़ोन नीचे गिर जाता है। शिन की मॉम यहाँ पर उसे बुलाकर फ़ोन देने लगती है। शॉबी जैसे पीछे मुड़ती है, उसकी मॉम एक एक करके उसे सुनाना शुरू कर देती है। यहाँ पर शॉबी उन्हें बोलती है कि आपकी क्लास का क्या, आप तो मुझे बड़ा सुना रही हो पूरे पब्लिक के सामने, आप इसे स्टैंडर्ड बोलती हो। यहाँ पर उसकी मॉम को गुस्सा आता है, तो वो कहने लगती है कि तुम नई मूवी बना रही हो ना, देखना तुम्हारी नई मूवी कामयाब ही नहीं हो पाएगी। लू फैमिली तुम्हें हमेशा से संभाल कर आ रही है, तुम्हें लगता है तुम खुद से फेमस हुई हो, मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पर शॉबी उसकी मॉम को बोल देती है कि आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपनी बेटी को देखो ज़रा, उससे पूछो कि उसके पेट में जो बच्चा है क्या वो सच में लू का है। यहाँ पर शिन को गुस्सा आ जाता है, तो फिर उसका हाथ पकड़कर वो बोलने लगती है कि आखिर तुमने किससे ये सारी चीज़ें कही। शॉबी बोलती है कि तुम मुझे क्या बोल रही हो, तो शॉबी जाने लगती है, लेकिन वो उसे खींचती है, जहाँ पर वो खुद भी गिर जाती है और शॉबी को भी गिरा देती है। और यहाँ पर शिन का वाटर ब्रेक हो जाता है। तो फिर शॉबी घबरा जाती है कि कहीं बच्चे को तो कुछ नहीं होगा। तो फिर लेकिन नर्स यहाँ बोलती है कि कोई बात नहीं, ये प्रीमेच्योर वाला बर्थ हो सकता है। और वो लोग यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर शॉबी डर रही थी। तो फिर लू से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। फिर यहाँ पर लू अपने कपड़े को चेंज करने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर शिन की मॉम और लू की मॉम भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर शॉबी के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। शिन की मॉम उससे कहने लगती है अगर तुमने मेरी बेटी को धक्का नहीं दिया होता तो अभी उसके साथ ये सब नहीं होता, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना। इसके बाद में यहाँ पर उसका डैड शॉबी से पूछने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, इसके बाद भी तुम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। शॉबी उन्हें हाँ बोलती है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें उसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, लगता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें तो कुछ भी नहीं सिखाया है। शॉबी उस पर चिल्लाकर बोलती है कि ये मेरा और उसके बीच का मैटर है, मेरी मॉम को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और उसे थप्पड़ मार देते हैं, जहाँ पर शॉबी का सर वॉल से टकरा जाता है और उसे खून भी आने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर लू आ जाता है, जो अपने डैड से बोलता है कि किसने आपको कहा इसको टच करने के लिए। फिर यहाँ पर वो अपने गोद में उसे उठाता है और वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर बाद में वो डॉक्टर उसे बोलने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, इसे बस थोड़े बेड रेस्ट की ज़रूरत है, बाकी सब मैंने कर दिया
है और फिर वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुमने इसे डिवोर्स क्यों दिया, तुम दोनों तो बचपन से एक साथ थे ना। यहाँ पर फिर लू कहने लगता है कि वो भले ही मुझे याद रखी हो लेकिन उसके दिल में कोई और है। तो वो बोलता है कि तुम्हें एक बार उससे बात करके देखनी चाहिए ताकि तुम्हारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। फिर लू कहता है कि कोई बात नहीं करनी, पहले हम इस मैटर को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के मैटर को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लू दिखता है और उसका भाई होता है। उसका भाई जो था वो पानी में गिर गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ पर उसकी मॉम लू पर ही चिल्लाए जा रही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुमने अपने भाई पर ध्यान दिया होता तो उसके साथ ये सब नहीं होता। इसके बाद में हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जिस दिन शाओबी खुद सामने से आकर अपने आप को लू से इंट्रोड्यूस कराती है और लू बोलने लगते हैं कि यही वो लड़की है। फिर यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट वाले सीन में आ जाते हैं। इसके बाद पर यहाँ पर मिमी और उसकी बेस्टी शाओबी से मिलने आ जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर लू बैठा होगा लेकिन तुम तो यहाँ पर अकेली हो और उसका जो डैड है वो तुम्हें मार कैसे सकता है। शाओबी बोलती है कि छोड़ो ना, वो बात भूल जाओ, वो मुझसे बड़े थे इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। इसके बाद में वो उससे कहती है कि वो तुम्हें पिक करने के लिए आ जाएगा। शाओबी को पिक करने के लिए वो आ जाता है और अपनी कार में बैठा देता है और वो सीधा चला जाता है लू के पास और जाते ही उसे पंच मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसके भरोसे इसीलिए छोड़कर गया था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन तुम्हारे भरोसे देखो शाओबी की क्या हालत हो गई है। शाओबी यहाँ पर कॉल पर होती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है और वो दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं जहाँ पर लू को वो मारे जा रहा था। यहाँ पर शाओबी बाहर निकलकर उसे मारने से मना करती है। वो बोलता है कि तुम गाड़ी में बैठो, अभी तक तुम ठीक नहीं हुई हो। शाओबी जाकर कार में बैठ जाती है तो फिर वो यहाँ पर लू को वार्निंग करने लगता है कि आइंदा आगे से कुछ भी अगर ऐसा हुआ जहाँ पर तुम्हारी वजह से ये हर्ट हुई हो तो फिर तुम याद रखना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर शाओबी घर पर होती है तो फिर उसे जाओ का कॉल आता है। जाओ से बोलता है कि इतना टाइम हो गया तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। शाओबी कहती है कि शूटिंग खत्म हो चुकी थी और अब मेरा कोई काम नहीं था इसीलिए, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आ सकती हूँ। जाओ से कहने लगता है कि मूवी का जो रिलीज़ इंटरव्यू है वो जल्द ही होने वाला है तो फिर मैं वहाँ पर तुम्हें स्पेशल गेस्ट बुलाने वाला हूँ जहाँ पर तुम एक फेमस राइटर बन जाओगी। शाओबी कहती है कि इतना मजाक करना बंद करो। जाओ कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सारे डील्स भेज दूंगा। शाओबी यहाँ पर अपने कलीग्स के साथ लंच के लिए आई होती है। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव डिशेस मिलते हैं। तो फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर टीम बिल्डिंग के लिए आई हूँ। तो फिर टीम बिल्डिंग करते हैं पैसों को साइड में रखते हुए। वेटर आकर यहाँ पर बोलने लगते हैं कि आपका बिल पे हो चुका है। जाओ भी यहाँ पर समझ जाती है कि इस होटल में मैं पहले भी आ चुकी हूँ तो फिर मुझे ये लोग अभी भी लू की वाइफ ही समझते हैं इसीलिए उन्होंने मेरा बिल पे ऑफ कर दिया। यहाँ पर जी कहने लगता है कि खूबसूरत होना भी कितनी अच्छी बात है, कोई भी आता है और तुम्हें तुम्हारा जो बिल होता है वो पे करके चला जाता है। ये चीज़ शाओबी को अच्छी नहीं लगती और शाओबी बोलती है कि तुम अपना मुँह बंद कर सकते हो क्या। जी यहाँ पर उसे बुरा भला बोलने लगता है और उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि उसे जाने भी दो, जी ने तुम्हें प्रपोज किया था लेकिन तुमने उन्हें ना कर दिया इसीलिए वो तुमसे बदला निकाल रहा है। शाओबी सभी से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर एक टीम बनाने के लिए आई थी ना कि झगड़ा करने के लिए, तो बेहतर होगा कि अगर हम एक दूसरे के साथ में झगड़ा ना करें। तो फिर बाद में शाओबी चली जाती है उस ऑर्फनेज में जहाँ पर उसका बचपन गुजरा होता है और वो यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई होती है। दूसरी ओर यहाँ पर वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी जहाँ पर लू आ जाता है। शाओबी उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लू उससे कहता है क्यों, सारे अच्छे काम तुम ही कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। फिर शाओबी उससे बोलने लगती है कि ये जगह याद है, ये वही जगह है जहाँ पर मैं गिरी थी और तुम मेरे फ्रेंड बने थे। फिर यहाँ पर लू से बोलने लगता है कि लगता है तुम उसे अभी भी नहीं भूल पाई हो। शाओबी यहाँ पर अपने मन में बोलने लगती है कि ये खुद को तुम क्यों बुला रहा है। फिर यहाँ से वो चला जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है शाओबी और लू का, जहाँ पर शाओबी उसे रेड कलर का स्ट्रिंग बता रही होती है अपने हाथ में ब्रेसलेट वाला और लू यहाँ पर उस ब्रेसलेट को देखकर सोचने लगता है कि ना जाने क्यों वो मुझे पहले क्यों नहीं मिली, काश ये मुझे पहले मिली होती। और यहाँ पर ना जाने स्टोरी में एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। ऐसा लगने लगता है कि ये जो लू है वो बचपन वाला लू नहीं है बल्कि वो उसका रियल बेटा है। इसके बाद में वो ऑफिस में काम कर रही होती है तो फिर उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो भागते हुए शाओबी चली
जाती है हॉस्पिटल में। वहाँ पर लू भी आ जाता है और उसे कंसल्ट करने लगता है और डॉक्टर कह देते हैं कि आपकी मॉम का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, उन्हें थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। वो अंदर जाती है और उसकी मॉम कहने लगती है कि मैं तो बहुत ही डर चुकी थी, क्या पता मैं वापस ज़िंदा ना हो पाऊँ, तो मैं अपना सीक्रेट तुम्हें कैसे बता सकती थी। फिर यहाँ पर वो उसे अपना फ़ोन मांगती है और उसे सीक्रेट बताने लगती है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि इस फोटो में जो तुम इस लड़के को देख रही हो वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे रियल डैडी हैं। एक्चुअली में मैं और तुम्हारे डैड एक दूसरे को डेट किया करते थे, लेकिन उसने किसी और को प्रेग्नेंट कर दिया और तुम उसकी बेटी हो। फिर एक दिन तुम्हारे डैड आकर तुम्हें मेरे गेट पर छोड़कर चले गए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तुम्हें पालने के, और तभी मैं प्रेग्नेंट भी थी। और एक दिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि लू फैमिली में एक बच्चे को अडॉप्ट किया गया है और अब उनके दो बच्चे हो चुके हैं। तो फिर वो गया था वहाँ पर जहाँ पर उसने एक बच्चे को किडनैप कर लिया था और तो वो बेचारा पानी में गिर चुका था, जिस वजह से उसकी जान भी चली गई थी। और उसके बाद में तुम्हारे डैड जेल में चले गए, फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया और तभी मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन मैं सीढ़ियों से गिर गई तो मेरा अबॉर्शन हो गया और उसके बाद मैं तुम्हें ऑफनेट से वापस ले और सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी बेटी हो। यहाँ पर सारी सच्चाई जानने के बाद शॉबी तो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि आखिर क्यों लू की फैमिली मुझे इतना हेट करती है और ना जाने लू को ये सारी बातें पता भी होगी या नहीं। फिर यहाँ पर शॉबी बाहर निकल कर लू को देखती है और सोचने लगती है कि क्या लू रोज रोज मुझे देखकर यही सोचता होगा कि उसके भाई का जिसने मर्डर किया वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ही डैडी है। यहाँ पर फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि मेरे रियल मॉम डैड कौन है। लू से हाँ बोलता है और शॉबी यहाँ पर उससे माफी मांगने लगती है। लू कहता है कि देखो तुम और तुम्हारे डैड बिल्कुल अलग हैं, तो फिर तुम अपने डैड के कर्मों के लिए तुम अपने आप को सजा मत दो, तुम बिल्कुल अलग हो और बहुत ही अच्छी हो, मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट की बात याद करता है जो उसे काम के बारे में बोलने लगता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में शॉबी भी वहाँ से जा रही होती है तो एक चोर आता है और उसका बैग लेके भागने लगता है, लेकिन सामने छान आ जाता है जो उस चोर को पकड़ लेता है और शॉबी को बैग देता है। फिर यहाँ पर शॉबी को वो चेक करने के लिए बोलता है कि देखो कहीं कुछ गुम तो नहीं हो गया। शॉबी कहती है कि मेरा फ़ोन नहीं है, तो वो उसे फ़ोन देता है कॉल करने के लिए, जहाँ पर शॉबी उसके हाथ में से खून निकलता हुआ देखती है तो वो चली जाती है मेडिकल शॉप में कुछ दवाइयाँ लेने के लिए। यहाँ पर उसकी चोट पर वो मरहम पट्टी करने लगती है। फिर बाद में वो उसके लिए कैब बुलाता है, साथ ही साथ में वो उसे कैब के पैसे भी देने लगता है। शॉबी यहाँ पर उसका नंबर और उसका नाम नोट कर लेती है। इसके बाद में कार आती है जो बहुत छान को लेने के लिए आती है और छान कहता है कि इस लड़की को मेरे पास बुलाओ। उसका फ्रेंड बोलता है कि बॉस मुझे पता था कि आपको ऐसी फिगर वाली लड़कियां बहुत पसंद है। उसका बॉस उसे मारकर बोलता है कि उसे क्रिटिसाइज करना बंद करो, वो मेरी वुमन है। फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शॉबी जब अपने ऑफिस में होती है तो फिर उसे छान का कॉल आता है और वो उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल चुका है, तो फिर तुम ठीक उसी जगह पर मिलना जहाँ दूसरी ओर छान जा रहा था। उसके आगे एक और कार आ जाती है और वो उस कार में से लू निकलता है। लू बाहर निकलते ही छान से पूछने लगता है आखिर तुम वापस कब आए, तो वो उससे कहता है इससे तुम्हें क्या। लू उससे पूछता है कि घर क्यों नहीं आ रहे हो। छान बोलता है कि कौन सा घर, मैं उस घर में क्यों आऊँ। तो फिर लू बोलता है कि अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। छान बोलता है कि पेरेंट्स, और वो भी मेरे, वो तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मेरे नहीं, मैं तो एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। मेरे मरने के बाद भी उन्होंने मुझे ढूंढा नहीं और मैं क्या ही बोल सकता हूँ। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में शॉबी जिस बच्चे से मिली थी वो छान होता है, ना कि लू। और यहाँ पर शॉबी को सच्चाई नहीं पता होती तो यहाँ पर लू से बोलने लगता है कि देखो तुम चाहो तो मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी और सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हारे नाम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन शॉबी प्लीज़ तुम उसे कुछ मत करना और सोचना भी मत शॉबी के बारे में। यहाँ पर बाद में वो कार के अंदर बैठ जाता है जहाँ पर वो असिस्टेंट से बोलता है कि ध्यान रखना शॉबी आगे से इससे ना मिले और नज़र रखना कि वो उसे सच्चाई का पता ना लगने दे। इसके बाद में शॉबी हॉस्पिटल के बाहर आती है, वहाँ पर छान आ जाता है। शॉबी उससे कहने लगती है कि हाँ एक्चुअली मेरी मॉम को ऑपरेशन हुआ था इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आराम कर रही थी। छान उससे कहने लगता है क्यों ना तुम मुझे अपनी मॉम से मिलवाओ। शॉबी उससे कहती है कि नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर छान उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है, इतने में ही वहाँ पर लू आ जाता है।
तो फिर छान उससे कहता है क्यों, ये तुम्हारा हस्बैंड है? शॉबी बोलती है नहीं, हमारा डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर लूस से बोलता है कि जब भी तुम फ्री रहोगी तब मुझसे मिलने आ जाना। छान उसे ना बोलकर चला जाता है। शॉबी बोलने लगती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? फिर बाद में लूस से कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हें सारी की सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, वो मेरा भाई है जो उस दिन पानी में गिर गया था। शॉबी बोलती है लेकिन वो तो मर चुका था ना। तो वो उसे बताने लगता है कि नहीं, वो मरा नहीं था, वहाँ के जो गैंगस्टर थे उनके बॉस ने उसे ढूंढा और उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसे पाला पोसा है। तब से लेकर आज तक वो मुझे और मेरी फैमिली को हेट करता आ रहा है। शॉबी भी यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि गिरने वाला तो अडॉप्टेड बेटा था ना। यहाँ पर तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन वो अपने दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं डालती। इसके बाद में वो लोग अपनी मॉम का पैकिंग करने लगते हैं क्योंकि आज उसकी मॉम डिस्चार्ज होने वाली थी। फिर यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि ऐसा बेटा और दामाद हो तो क्या ही चाहिए। यहाँ पर लूस से कहने लगता है कि मॉम मैं नहीं चाहता कि आप अपने उस वाले घर में रहो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दूसरे वाले घर में रहो। वहाँ पर मेड और डाइटिशियन है, वो सभी लोग आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर इसके बाद में वो लोग चले जाते हैं लू के घर में, जहाँ पर मेड आकर उसे बोलने लगती है कि मैंने सारा खाना तैयार कर दिया है लेकिन मेरी लास्ट मंथ की सैलरी नहीं आई है, तो क्या आप मुझे दे सकती हो? फिर शॉबी सोचने लगती है कि हाँ मैं कुछ दिनों में तुम्हें देती हूँ। शॉबी यहाँ पर याद करती है कि हमेशा उसके ड्रॉवर में कुछ ना कुछ पैसे तो रखे रहते हैं और वो ड्रॉवर से पैसे निकालने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो डिवोर्स सर्टिफिकेट को देख लेती है। तो फिर वो उसे खोल कर देखने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलती है तो यहाँ पर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इन सर्टिफिकेट में रियल वाला स्टैम्प होता ही नहीं है और यहाँ पर वो बड़े सदमे में चली जाती है। फिर यहाँ पर लू आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तो वो उससे कहने लगती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई लोग डिवोर्स लेते हैं तो उनके सर्टिफिकेट में एक स्टैम्प होता है? तो वो कहता है कि हाँ। फिर यहाँ पर वो उससे क्लियर होता है कि शॉबी ने उसके डिवोर्स सर्टिफिकेट को देख लिया होगा। शॉबी उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट को दिखाकर पूछने लगती है कि ज़रा मुझे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना कि आखिर इसमें तुम्हारे स्टैम्प और सील क्यों नहीं है। यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि ये फेक डिवोर्स एग्रीमेंट है। शॉबी कहती है कि फेक? अगर तुम्हें डिवोर्स लेना ही नहीं था तो फिर तुमने मुझसे डिवोर्स की बात क्यों की? यहाँ पर वो उसे सब कुछ समझाने लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे थे और मैं तुमसे डिवोर्स लेना ही नहीं चाहता था। शॉबी कहने लगती है कि तुम मुझे हमेशा अंधेरे में रखते आए हो। तो लू से समझाने लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, शिन मेरे दिल में कभी नहीं थी। स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैं शिन को एक नज़र भी नहीं देखता और मेरे पास उसके लिए ज़रा सी भी फीलिंग नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा करके देखो। शॉबी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रही होती है। लू यहाँ पर डरने लगता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम चुप मत रहो, तुम्हें मुझे मारना है तो मारो, अगर तुम्हें मुझ पर चिल्लाना है तो चिल्लाओ, लेकिन इस तरह चुप मत रहो। शॉबी यहाँ पर खड़े होकर जाने लगती है तो लू से पूछता है कि तुम जा क्यों रही हो? शॉबी बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना है रियल डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए। लू से ये सब करने से मना करता है। शॉबी बोलती है ठीक है मुझे यहाँ से जाने तो दो। लू कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। और वो मन में कहने लगता है कि इस बार तो शॉबी मुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी। दूसरी और उसकी मॉम शॉबी को इस हालत में देख लेती है और कहती है कि तुम दोनों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। शॉबी कहती है कि बस हो गया मॉम, अब मैं और नहीं सहन कर सकती। उसकी मॉम को लग रहा होता है कि उसका झगड़ा हुआ है, तो उसकी मॉम उसे समझाने जा रही थी, लेकिन शॉबी उन्हें मना कर देती है और फिर वो आराम करने के लिए ऊपर चली जाती है। इसके बाद में शॉबी भी चली जाती है जाओ के साथ में डिनर डेट पर और यहाँ पर वो लोग बातें करने लगते हैं, जहाँ पर जाओ कंटिन्यू से देखे जा रहा था। शॉबी उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते जाओगे तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी। जाओ कहता है कि मैं तुम्हें देखे जा रहा हूँ इस वजह से मैं भी नहीं खा पा रहा हूँ। शॉबी यहाँ कहती है कि अब बस भी करो। तो जाओ यहाँ पर उससे कहता है कि एक बार तुमने मेरे बारे में सोचा, तुम और मैं फ्यूचर में अच्छे कपल्स बन सकते हैं। शॉबी बोलने लगती है कि तुम्हें मैं बता दूं कि हम दोनों का अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है और वो एक फेक डिवोर्स था। तो फिर वो उससे कहता है कि हाँ समझ सकता हूँ मैं तुम्हारी बात, और तुम्हारे हाथ पर जो रेड कलर का ब्रेसलेट है वो देखकर मैं समझ गया कि वो दूसरा ब्रेसलेट ज़रूर तुम्हारे हस्बैंड के पास होगा। लेकिन मैं एक चीज़ तुम्हें याद दिला दूँ, अगर तुम्हें अच्छे से याद हो तो ऑर्फनेज में हम टोटल 7 बच्चे थे, उनमें से तुम एक बच्चे को भूल रही हो और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। यहाँ पर शॉबी कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद में हमें लू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका डॉक्टर फ्रेंड आता है और उसे बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रहे हो, क्योंकि उसने
कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करके रखी थी और वो कुछ हफ्तों से बाहर तक नहीं निकला था। तो फिर वो उससे बोलता है कि मुझे मेरी ड्रिंक वापस कर दो। तभी उसका डॉक्टर वाला फ्रेंड से कहने लगता है कि अभी उठो और जाओ फेस वॉश करके आओ और साथ में नहा भी लेना, लेकिन लू ऐसा करने से मना कर देता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, मैं अभी कॉल करके शाओबी को सब कुछ बता देता हूँ। तो फिर यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि नहीं, कॉल मत लगाना, मैं अभी जा रहा हूँ। जहाँ पर वो मिरर के सामने बस खड़ा होता है, उसका डॉक्टर वाला फ्रेंड बोलने लगता है कि अब क्या मैं खुद आकर तुम्हारा मुंह धुलवाऊं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, लू से वापस जाने के लिए बोलता है और फिर यहाँ पर उसका डॉक्टर वाला फ्रेंड कॉल कर देता है दिमाग के डॉक्टर को। फिर वो यहाँ पर आ जाते हैं। उसका डॉक्टर वाला फ्रेंड सारे कर्टन्स को खोलने लगता है और घर में रोशनी कर देता है। लू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि वापस से इन्हें लगाओ, लेकिन वो ऐसा करने से मना करता है। इतने में ही वहाँ पर दिमाग का डॉक्टर आ जाता है, जहाँ पर लू से वो सवाल जवाब करने लगता है, जहाँ पर लू ने बताने लगता है कि मेरी नींद 2 वीक से बराबर नहीं हुई है और तो मैं सोना भी भूल चुका हूँ। मुझे ना बाहर जाने का मन करता है, ना कुछ खाने का मन करता है, बस चुपचाप पड़े रहने का मन करता है। यहाँ अब बाद में वो उसे बताने लगता है कि आखिर कोई तो चीज़ हुई होगी ना जिस वजह से तुम इस सिचुएशन में पड़ गए। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। बाद में यहाँ पर वो डॉक्टर अपना टेप रिकॉर्डर स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो उसे सारी की सारी बातें बताने के लिए बोलता है और एक एक करके लू से सब कुछ बता देता है। शाओबी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में होती है, जहाँ पर लू के दोनों फ्रेंड आ जाते हैं उससे मिलने के लिए और जी तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। जी यहाँ पर बैठकर उसे सारी बातें बताने लगता है और पूछता है कि तुम अपने बचपन से ही इतनी ज़्यादा अपसेट हो क्या? तुम्हें पता है जब लू और छान एक दूसरे से किडनैप हुए उस टाइम पे छान को पानी में गिरा दिया गया था और छान वही लड़का है जो बचपन में तुम्हारे साथ था। यहाँ पर छान की जान चली गई थी, ऐसा उनकी फैमिली मेंबर्स को लग रहा था। तो फिर उन्होंने लू के ऊपर बहुत टॉर्चर किया। उन्होंने उसे 7 दिनों तक कमरे के अंदर बंद रखा, ना बाहर जाना, खेलना कूदना सब कुछ उसका बंद करवा दिया। लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि छान तो अभी जिंदा है, क्योंकि गैंगस्टर के बॉस ने उसे बचा लिया था। और रही बात आज की, तो तुम यही सोच रही होगी ना कि आखिर वो घर हमेशा लेट क्यों आता था? इसके लिए ताकि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके, क्योंकि उसने तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बताई थी। वो बचपन वाला लड़का है ही नहीं और तुम हर बार बचपन वाली बातें क्या करती रहती थी, जिस वजह से वो हर दिन गिल्ट में रहता था। इस वजह से उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी। शाओबी उसे बोलने लगती है कि अगर ये सारी बात थी तो उसने मुझे बताई क्यों नहीं? जी उससे कहने लगता है कि उसे डर था अगर वो तुम्हें ये सारी बात बता देगा तो तुम उसे छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि छान तुमसे प्यार नहीं करता लेकिन लू तुमसे बेहद प्यार करता है। और तुम्हें पता है जिस दिन तुम रियल वाला डिवोर्स पेपर साइन करवाने गई थी उस दिन से लेकर आज तक बेचारा बहुत ही प्रेशर में है, इतना कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। ना वो उसे कुछ खाने का मन करता है, ना उसे कुछ देखने का मन करता है, मानो वो जीना छोड़ ही चुका है। यहाँ पर शाओबी को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है और शाओबी चली जाती है हॉस्पिटल में उससे बात करने के लिए। शाओबी यहाँ पर मिलते ही उस पर चिल्लाती है, साथ ही साथ उससे माफ़ी भी मांगने लगती है। लू से कहता है कि मुझे तुम्हें ये सारी बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें ये सारी बातें नहीं बता पाया। फिर यहाँ पर छान भी उससे बात करने लगता है, जहाँ पर छान और शाओबी के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तो शाओबी को उसका रियल प्यार लू मिल जाता है। लेकिन अचानक से एक दिन शाओबी किडनैप हो जाती है और उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिन का डैड होता है। शाओबी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो शिन की वजह से हुआ, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। उसके डैड उसे बोलने लगते हैं कि नहीं, शिन तुम्हारी वजह से अब्रॉड गई थी और अब मेरी बेटी मुझसे दूर तुम्हारी वजह से हुई है और अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इतने में ही वहाँ पर छान और लू भी आ जाता है शाओबी को बचाने के लिए। यहाँ पर शाओबी बड़े चालाक अपने पैर से उसे मार देती है, जहाँ पर उसके हाथ से चाकू नीचे गिरने वाला था। फिर यहाँ पर छान आ जाता है और लू आ जाता है और दोनों उससे फाइटिंग करने लगते हैं। शाओबी तो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर बाद में डॉक्टर आकर उन्हें गुड न्यूज़ देने लगते हैं कि शाओबी बेहोश प्रेगनेंसी की वजह से हुई है। यहाँ पर लू को तो यकीन नहीं होता कि शाओबी प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पर वो शाओबी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलता है एक कंप्लीट फैमिली देने के लिए। और वो उसे प्रॉमिस करता है कि जिस चीज़ों से तुम गुजरी हो और जिस चीज़ों से मैं गुजरा हूँ मैं वो अपने बच्चे को कभी गुजरने नहीं दूंगा और मैं एक बहुत ही अच्छा फादर बनकर दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने के लिए उसके फोरहेड पर किस करता है और इसी के साथ हमारे इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।